नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी 2022 के लिए जीके एंड जीएस डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो के अंदर हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। राइट। सो आइए हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। देख लेते हैं, चार ऑप्शंस रहे: जीवाश्म, पौधे, चट्टानें और इनमें से कोई नहीं। राइट। सो देखिए साथियों, कार्बन डेटिंग विधि जो होती है, कार्बन डेटिंग विधि जिसे हम C14, राइट, क्या C14 प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C14 प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है ना साथियों, ये प्रोसेस होती है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे: यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय और तिल्ली। राइट। सो देखिए, मानव शरीर में जो लसिका कोशिकाएं बनती हैं वो बनती हैं साथियों तिल्ली के अंदर। राइट। किसके अंदर बनती हैं? तिल्ली के अंदर। ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। क्या है? बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे: आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक और B.R. अम्बेडकर। राइट। तो देखिए साथियों, बहिष्कृत जो भारत पत्रिका चलाई थी वो चलाई थी B.R. अम्बेडकर जी ने। राइट। भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है वो चलाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? निम्न में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? राइट। सो देखिए, चार ऑप्शंस रहे: पटना, प्रयागराज, पचमढ़ी और अहमदाबाद। राइट। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मैप की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट। मैप की नॉलेज में अगर आप मैप में सभी जगह की जितने भी ये शहर लिखे हुए हैं इन सभी शहरों की अगर आपको मैप के अंदर पोजीशन मालूम होगी तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। राइट। अब कैसे? देखिए, अगर आप भारत का मैप देखें, ठीक है, ये कुछ भारत का मैप अगर आप बनाएं, एक मिनट। अगर आप भारत का मैप बनाएं, ठीक है, मैप उतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये कुछ आपने भारत का मैप अगर बनाया तो इस मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको, ठीक है, ये जो आपको नेपाल नज़र आएगा, नेपाल के जस्ट नीचे आपको बिहार, बिहार के इस साइड आपको यूपी, तो ये आपका प्रयागराज हो जाएगा, ये आपका गुजरात हो जाएगा, अहमदाबाद, और ये एमपी का पचमढ़ी। राइट। तो आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको कौन सा नज़र आ रहा है? सबसे ऊपर आपको बिहार नज़र आ रहा है। कौन सा नज़र आ रहा है? सबसे ऊपर बिहार नज़र आ रहा है। फिर उसके जस्ट नीचे अगर आप देखें तो नज़र आएगा आपको क्या? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज थोड़ा सा नीचे दक्षिणी अक्षांश पर नज़र आएगा। किसके कंपैरिजन में? बिहार की कंपैरिजन में। फिर आपको जो है वो पचमढ़ी और क्या? अहमदाबाद नज़र आएगा। राइट। क्या? अहमदाबाद और पचमढ़ी। राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है साथियों वो आपको मैप की नॉलेज होना जरूरी है। राइट। तो यहाँ पर वैसे सबसे ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है? सबसे ऊपर आपको पटना नज़र आ रहा है। तो पटना जो है साथियों वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बिहार में जो है वो पटना है। ठीक है,
पटना जो है वो इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, ये वाला जब भी क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आंसर देना होगा। क्लियर है। यहाँ पर हमने कैसे पता लगाया पटना कैसे है, क्योंकि हमको मैप की पोजीशन मालूम थी। तो आपको मैप जो है वो अच्छे से देख लेना है कि कौन सा शहर, कौन सा स्टेट किस पोजीशन पर है, फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्या है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? ऑप्शन देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे। 1813, 1833, 1835 और 1844। राइट। सो यहाँ पर देखिए साथियों, आप बात करें यहाँ पे, देखो 2-3 चीज़ें याद रखना है आपको। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लाई गई थी वो लाई गई थी चार्टर एक्ट 1833 से। ठीक है, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा लाई गई थी वो लाई गई थी 1835 में। उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। और अंग्रेजी शिक्षा लाया कौन था? लाया था मैकाले। कौन लाया था साथियों? लाया था मैकाले। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, अब इन 4 ऑप्शंस, इन 4 पॉइंट्स को लेकर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है। यहाँ पर क्या पूछा? अंग्रेजी शिक्षा कब, अंग्रेजी शिक्षा जो है वो, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बना था? शिक्षा जो है वो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था, ये बताना है। तो हम अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? 1835 में। राइट, यहाँ पर 1835 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है। यहीं अगर यह प्रश्न पूछा जाता कि भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो फिर आंसर होता 1833। क्लियर है। तो ये सारी डाउट्स आपको समझ में आ गए। यहाँ पर 1835 हमने क्यों लगाया, ये समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? देखिए 4 ऑप्शंस रहे। 4 माह, 6 माह, 8 माह और 9 माह। तो साथियों, जो संसद होता है उसमें जो सत्र चलते हैं, सेशन चलते हैं, उन सेशन, 2 सेशनों के बीच में कम से कम 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन और अलाउद्दीन खिलजी। ये 4 ऑप्शंस हैं साथियों। तो देखिए, ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया था वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है लगाने की, ठीक है, तो लगाया किसने था ये समझ में आ गया आपको। लगाया किसने? सबसे पहले किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। राइट। अगर हटाने की बात आए, किसकी, इसको हटाया किसने? तो हटाया था साथियों अकबर ने। ठीक है, अकबर ने जजिया कर जो है वो हटा दिया था। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ये रहे ऑप्शन 4। वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद और सी गोपालाचारी। राइट। तो देखिए, भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा राधाकृष्णन जो थे वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और सी गोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देखते हैं, ये 4 ऑप्शंस रहे।
नरगिस दत्त, उमा देवी, देविका रानी और सुलोचना। राइट। सो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला हैं वो हैं देविका रानी जी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। किसके अंदर? फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है। ठीक है, पहले देविका रानी जी को दिया गया था। क्लियर है साथियों, पहली महिला जो है वो देविका रानी जी है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ये रहे दिल्ली, भोपाल, देहरादून और लखनऊ। राइट। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून के अंदर इस्टेब्लिश है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शंस रहे। ये ऑप्शन है थोरियम, भारी जल, रेडियम और सादा जल। राइट। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारी जल यूज किया जाता है, या फिर आप आसुत जल भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर ग्रेफाइट का भी यूज किया जाता है मंदक के रूप में। ठीक है, और कैडमियम का भी यूज जो है वो मंदक के रूप में करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? चार ऑप्शंस रहे। सौर सेलें, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो और थर्मोपाइल। राइट। तो देखिए साथियों कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का जो सोर्स होता है वो होता है सौर सेल। राइट, क्या होता है? सौर सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ये चार ऑप्शंस रहे। दृश्य किरणों में, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। राइट। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है ना साथियों, किसी भी अगर रेस की बात करें, किसी भी रेस के अंदर सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वो होती है एक्सरे के अंदर। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? चार ऑप्शंस रहे। रसाकर्षण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और रस संकुचन। राइट। सो जो अगर पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाते टाइम जिस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उनके द्वारा, वो होती है प्रकाश संश्लेषण, या हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। राइट। फोटोसिंथेसिस को लेकर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रकाश संश्लेषण को लेकर वो डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आप जाइए सारी वीडियोस को देखिए। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं वो इस PYP क्वेश्चंस में डल चुके हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? देखिए ये चार ऑप्शंस रहे। लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। राइट। सो क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों? आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शंस रहे। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और गुजरात। राइट। तो देखिए महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में लावनी चलता है। कौन सा चलता है? लावनी। केरल में चलता है साथियों कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में चलता है आपका साथियों तमिलनाडु का याद नहीं आ रहा है, जबकि गुजरात में चलता है गरबा डांडिया।
गरबा और डांडिया। ठीक है। हाँ, यहाँ चलता है साथियों कथक। अ, कथक उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में चलता है कथक। एक क्लासिकल डांस होता है जो कि जिसमें हेमा मालिनी जी जो है वो डांस करती हैं। इसका राइट जो है वो नहीं याद आ रहा है तमिलनाडु का। वैसे इसका जो हमसे कथकली का पूछा है तो कथकली जो है वो केरल के अंदर है। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तमिलनाडु का आप देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है और देख के आप कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट को देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है भारत की सबसे ऊंची चोटी? ये रही माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा और इनमें से कोई नहीं। राइट, तो देखिए यहाँ पर चोटी से रिलेटेड देखें तो अगर हम सबसे ऊंची चोटी बात करें विश्व में, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी विश्व में, तो विश्व में कौन सी है? एवरेस्ट। ठीक है, और ये आती कहाँ है? नेपाल में। अब आ जाते हैं हम भारत पर। भारत में अगर हम इंक्लूड करें पीओके को तब सबसे ऊंची चोटी है K2, और अगर हम भारत में पीओके को इंक्लूड ना करें तो फिर सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। राइट, तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी पूछी है, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि पीओके को शामिल नहीं करना है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये भारत की ऊंची चोटी के संबंध में ये पॉइंट याद जरूर रखिएगा कि अगर इंक्लूडिंग पीओके है तब भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 गॉडविन ऑस्टिन पूरा नाम है इसका, जबकि पीओके शामिल नहीं होगा तो फिर सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगी। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सांची स्तूप इनमें से किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन देख लीजिए, राजा भोज, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य और इनमें से कोई नहीं। राइट, सो सांची का जो स्तूप है वो साथियों वो बनवाया था अशोक महान ने। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शंस देख लीजिए, ये चार ऑप्शंस रहे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। राइट, तो सॉरी, बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं इन्होंने बोला था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राइट, सो ये कुछ ऐसा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह कथन है किसका है? ऑप्शंस देख लीजिए, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, अशोक महान का और महात्मा गांधी का। राइट, सो जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, ये बात बोली थी भगवान बुद्ध ने, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बाकी बौद्ध धर्म से संबंधित जो है वीडियो हमारा ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज में अपलोड किया जा चुका है, तो आप जाकर वहाँ से बौद्ध धर्म के संबंध में नोट्स बना सकते हैं। क्लियर है साथियों, इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए है तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा साथियों, आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक और सपोर्ट करेंगे हम उतना ज़्यादा हमको जो है वो मोटिवेशन मिलेगा। क्लियर, इसके अलावा वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।